ठीक है, अभी हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन इंजरीज़। देखें जो ब्रेन इंजरीज़ हैं ये हम ATLS गाइडलाइंस के थ्रू ATLS गाइडलाइन GL गाइडलाइंस के थ्रू करते हैं। यानी जो ABCDE जो है ना ATLS का, उसके हिसाब से हम ब्रेन इंजरीज़ को ट्रीट करते हैं। हम करते हैं इसमें प्राइमरी सर्वे, ठीक है, एंड सेकेंडरी रिसस्टेशन। ATLS क्या है इसके बारे में पूरा मेरा जो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। अप्रोच टू एब्डोमिनल ट्रामा में भी करेंगे ना, आप सर्च करेंगे तो आपको ATLS वहाँ पे मिल जाएगा, उससे आपको अच्छी खासी गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, देखें जिस तरह एब्डोमिनल ट्रामा में हम ATLS का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इसी तरह ब्रेन इंजरी में भी ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसमें हम प्राइमरी सर्वे प्लस साइमल्टेनियस रिसस्टेशन करते हैं, ठीक है ना, और ABCDE को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, स्पेशल केयर हम किस चीज़ को देते हैं कि इमोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन की इमोबिलाइजेशन पे हम फोकस करते हैं बिफोर एनी ट्रीटमेंट, याद रखें। ठीक है ना, इसी तरह क्यों पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेशेंट को ब्रेन इंजरी होना तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड ट्रामा। ठीक है, स्पाइनल ट्रामा भी होता है। एक्सीडेंट्स में क्या पता चलता है कहाँ कहाँ चोट है। ठीक है, ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइंस आसपास बोन्स हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, तो जो अगर आप एक्सेस मैनिपुलेट करेंगे ना ऐसे पेशेंट्स को, सर हिलाएंगे, बॉडी हिलाएंगे, तो जो पार्शियल इंजरी है वो पार्शियल इंजरी कंप्लीट इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। मैंने खुद एक ऐसे पेशेंट को देखा जो कैरी डिब्बे में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, पीछे पैसेंजर था, एकदम जो बाहर से दूसरी गाड़ियों से वो लोग आए और वो अंदर अपनी टांगे हिला पा रहा था। ठीक है, जैसे ही इन्होंने उसको खींच तांच के ना बाहर लेके आए, उसकी टांगे भी पैरालाइज हो गई और हाथ भी पैरालाइज हो गया, दोनों हाथ। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि कभी कहीं भी एक्सीडेंट हो, एक्सेस मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पार्शियल इंजरी हुई है एक्सीडेंट में वो फिर कंप्लीट इंजरी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इमोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करें सेकेंडरी सर्वे की। आपको पता है ना ATLS में, ATLS प्रोटोकॉल में क्या होता है। ATLS प्रोटोकॉल में प्राइमरी सर्वे प्लस साइमल्टेनियस रिसस्टेशन, फिर सेकेंडरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे में हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सब साइड होना तो हम सेकेंडरी सर्वे कहते हैं। सेकेंडरी सर्वे करते हैं। सेकेंडरी सर्वे में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, थोरो न्यूरो सर्जिकल असेसमेंट करते हैं, इंक्लूडिंग जो GCS स्कोर है, इसको हम देखते हैं कि पेशेंट का GCS स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, GCS स्कोर की बेस पे फिर हम उसकी हेड इंजरी को डिवाइड करते हैं। अगर तो GCS स्कोर 14 से 15 है तो उसको माइल्ड हेड इंजरी है। अगर मॉडरेट हेड 9 से 13, ठीक है, तो उसको मॉडरेट हेड इंजरी। मॉडरेट, देखिए मॉडरेट इसका निमोनिक कुछ इस तरह से है, मॉडरेट के बाद क्या आता है 9, तो 9 से आगे जाके 13 तक उसकी मॉडरेट हेड इंजरी में कंसिडर किया जाएगा उसको। अगर किसी का GCS 3 से 8 है तो उसको हम सीवियर हेड इंजरी कंसिडर करते हैं। तो GCS जो है इसके बारे में भी मेरे चैनल पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो GCS बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कैटेगराइज द पेशेंट्स कि उसको या माइल्ड हेड इंजरी है या मॉडरेट हेड इंजरी है या सीवियर हेड इंजरी है, ये हम बता सकते हैं GCS कैलकुलेट करके। ठीक है, अच्छा देखें जो CT है ना, CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, CT ब्रेन प्लेन वगैरह हम
एडवाइस करते हैं। CT इज़ इंडिकेटेड इफ़ देयर इज़ हाइड्रोसेफलस और इफ़ देयर इज़ इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा। ये दोनों के दोनों CT में फाइंडिंग्स CT के ज़रिए हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखें कि अगर कोई पेशेंट ब्रेन इंजरी के साथ आया हुआ है आपके पास, तो वो उसकी CT आप कराओगे या नहीं कराओगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये ऐसे डिसाइड करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर उसका आप GCS कैलकुलेट करें, अगर लेस देन 13 है एट एनी पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सीडेंट, RTA से लेके हॉस्पिटल तक कहीं भी GCS लेस देन 13 रहा है तो उसका आप CT स्कैन कराओगे। अगर GCS 13 से 14 है एट 2 आवर्स, यानी एक्सीडेंट के RTA हुआ है उसके 2 घंटे तक, अगले 2 घंटे तक उसका जो GCS 13 से 14 रहा है तो भी आप CT स्कैन करेंगे। उसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट फंड बोलता हूँ मैं उसको, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको, तो भी आप GCS कराएंगे। अच्छा, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, स्कल का फ्रैक्चर है, ओपन बेस ऑफ स्कल का डिप्रेस्ड कोई फ्रैक्चर है तो भी आप उसको CT की इंडिकेशन बनती है, आप CT की एडवाइस करेंगे उसको। अगर ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है तो भी CT एडवाइस करेंगे। माइल्ड हेड इंजरी जो है, देखें कभी कभी माइल्ड हेड इंजरी में भी CT इंडिकेटेड होता है, याद रखें कभी कभी माइल्ड हेड इंजरी में भी आप CT स्कैन करा सकते हैं ब्रेन का। ठीक है, वो किन केसेस में? हाँ, अगर पेशेंट एल्डरली है, ओल्ड एज वाला पेशेंट है, पेशेंट वारफरीन पे है, ठीक है, और पेशेंट को कोई कोगुलोपैथी है तो आप माइल्ड इंजरी में भी CT स्कैन कराएंगे, बेशक उसका GCS जो है वो 13 हो, 14 हो या 14-15 पूरा का पूरा हो। ठीक है, माइल्ड हेड इंजरी मैंने क्या कहा था, GCS 14-15 हो तो हम उसको माइल्ड हेड इंजरी में कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह कोई भी पेशेंट जिसका डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, फॉर एग्जांपल पेडिस्ट्रियन वर्सेस व्हीकल, एक बंदा पैदल जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने हिट किया, कुछ भी हो उसका आपने CT स्कैन कराना है। एक बंदा गिरा है ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर या 5 सीढ़ियों से, कुछ भी हो, बेशक वो उसका GCS ठीक भी हो, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डेंजरस है इसलिए आप उसको CT कराएंगे। अच्छा, चलती गाड़ी से बाहर निकल आया है, बेशक GCS 14-15 है लेकिन फिर भी आप उसका CT कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है। ठीक है, अगर आंठुआ है कि अगर एमनीजिया ऑफ मोर देन 30 मिनट्स है, ठीक है, एमनीजिया ऑफ मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से भी ज़्यादा उसको भूल हो रही है कि उसको वो कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है, कि उसका नाम क्या है, तो फिर आप फिर भी उसको CT कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंडिकेशंस हैं CT स्कैन की, एक बार आप देख लें। ठीक है, 8 इंडिकेशंस हैं CT की। कितनी? वी हैव अ टोटल 8 इंडिकेशंस फॉर CT स्कैन विद द पेशेंट ऑफ ब्रेन इंजरी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट आता है, ठीक है, और उसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, उसको आप क्या, कब और कैसे और क्यों डिस्चार्ज करेंगे? ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। देखें, कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, गपशप कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, विथ नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फंड बोलता हूँ मैं इसको, F फंड छोटा एंड O के साथ, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ। ठीक है ना। अच्छा, उसको कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, कॉन्शियस से ओरिएंटेड है, डिस्चार्ज कर दें। CT स्कैन नॉर्मल आया है, डिस्चार्ज कर दें। नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एकम्पनाइड बाय रिस्पॉन्सिबल एडल्ट मेल, उसके साथ एडल्ट मेल है जो एजुकेटेड है, वेल अवेयर है, उसके साथ आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया है ब्रेन इंजरी के पेशेंट का, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आपके पास आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है ना, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आफ्टर डिस्चार्ज, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट है, वो आपके पास हॉस्पिटल में आया, आपने ये चीज़ें देख के उसको डिस्चार्ज किया, यानी कि वो डिस्चार्ज क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा था तो उसको आपने डिस्चार्ज किया। लेकिन आप उसको क्या एडवाइस देंगे
मेडिकल अटेंशन में जाने के लिए कब कब एडवाइस देंगे, क्या क्या कहेंगे? अगर उसकी परसिस्टेंट वर्सनिंग हेडेक है, ठीक है, अगर उसको परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, अगर ड्राउजीनेस हो रहा है, उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, लिम्ब वीकनेस हो रही है और नमनेस हो रही है, ठीक है, अच्छा, उसको बोलने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं घर में भी, अब पेशेंट तो घर में है ना, वो तो आपने डिस्चार्ज कर दिया है, पेशेंट घर में है, तो उसको कहें कि जब ये चीज़ें हो रही हैं आपके पेशेंट के साथ, तो आप जल्दी से मेडिकल इमरजेंसी तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है कि इंडिकेशंस फॉर एडमिशन इन द हेड इंजरी, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट आया, आप एडमिशन कब करेंगे और घर कब भेजेंगे? घर कब भेजेंगे हमने आपको बता दिया, एडमिट कब करेंगे? देखें, अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको 5 मिनट से भी ज़्यादा रहा है, ठीक है, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा वो बेहोश रहा है, एडमिट कर लें। कन्फ्यूजन है, उसको इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि इन द ER, कन्फ्यूजन है, इम्पेयर्ड कॉन्शियस है, आप एडमिट कर लें। वर्सनिंग हेडेक है, नोज़िया वॉमिटिंग है, आप उसको एडमिट कर लें। ये इंडिकेशंस हैं फॉर एडमिशन इन द हेड इंजरी। और साथ साथ में क्या है, इंटॉक्सिकेशन, पेशेंट अगर ड्रग्स अल्कोहल वगैरह के साथ है, आप उसको एडमिट कर लें। लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एट होम, पेशेंट आया है, उसके साथ उसकी बूढ़ी अम्मा है बेचारी, ठीक है, उसको हेड इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, घर में वो अम्मा उसको ख्याल नहीं कर पाएगी, इसलिए आप उसको एडमिट कर लें, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी, ठीक है। देखें, ट्रीटमेंट जो होती है ना, कोई भी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होती है या फिर डेफिनेटिव होती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ड्रग्स आती हैं जिसको हम सपोर्ट पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल दर्द है तो दर्द की दवाई, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी, ड्रग्स भी आते हैं, ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी क्या होगी, ठीक है, ये कॉज ओरिएंटेड, ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कॉज ओरिएंटेड। देखें, अगर उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड है, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल है, उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको कंट्रोल ऑफ फिट्स है तो उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे करेंगे हम। ये देखें, रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे करेंगे। देखें, जो नॉर्मल जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है ना इंसान का, वो 7 से लेके 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर 20 से ज़्यादा है उसका तो वो पैथोलॉजिकल है, अगर 15 से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? पेशेंट को हम मैनिटोल देंगे, ठीक है, पेशेंट को हम मैनिटोल देंगे। मैनिटोल के बारे में पूरा मेरा लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैनिटोल की डोज क्या देंगे? 1 ग्राम पर kg IV बोलस देंगे। ये IV बोलस है जो है, ये काम करेगी, रिड्यूस करेगी इंट्राक्रैनियल प्रेशर थ्रू ऑस्मोटिक डायूरेसिस। जो मैनिटोल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ये, ठीक है ना। लेकिन शर्त ये है शर्त देने की कि ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट हो उस पेशेंट का। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट नहीं है तो क्या होगा, मैनिटोल जाके लीक करेगा ब्रेन पेरेन्काइमा में और पोटेंशिएट करेगा मास इफेक्ट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैनिटोल उस वक्त देंगे जब उसका ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट हो, ठीक है। हाउ टू नो दैट ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ द पेशेंट इज़ इंटैक्ट और नॉट, ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनिटोल हम देंगे, फिर नेक्स्ट बारबिचुरेट्स देंगे। बारबिचुरेट्स में थायोपेंटोन सोडियम, ठीक है, थायोपेंटोन सोडियम जो है हम देते हैं, और इसकी डोज क्या है? 3 से 5 mg पर kg। देखें, मैनिटोल 1 ग्राम पर kg, जबकि बारबिचुरेट 3 से 5 mg पर kg देंगे। ये भी रिड्यूस करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। हाउ? बाय एन अननोन मैकेनिज्म ये रिड्यूस करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, जबकि मैनिटोल का मैंने बताया था ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस के ज़रिए मैनिटोल का मैकेनिज्म नॉन है, ठीक है, जबकि बारबिचुरेट्स कैसे कम करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, ये अननोन मैकेनिज्म है इनका, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह स्टीरॉइड्स जो हैं,
स्टेरॉइड्स, हाँ मैंने कहा यहाँ पे कि मैनिटोल ऑस्मोटिक डायलिसिस के ज़रिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ICP लिखा हुआ है, ये मैंने डाउन करता है, ठीक है। इसी तरह स्टेरॉइड्स देंगे 4 mg और पर 6 आवर्ली, 4 mg 6 आवर्ली स्टेरॉइड्स देंगे हम इसको। स्टेरॉइड्स ये भी डिक्रीज़ करते हैं जो ब्लड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइज करके, ठीक है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। इसी तरह पेशेंट को हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे। और क्यों हाइपर वेंटिलेट करेंगे? ताकि उसका एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुआ है ना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वो वॉश आउट हो जाए, जिस्म से निकल जाए। डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ गुड गैस। देखें, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर कुशिंग्स रिफ्लेक्स में क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है, बॉडी में बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो बढ़ता है तो हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करेगा, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो कुशिंग्स रिफ्लेक्स मैंने क्या कहा था, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन कम होती है, फिर क्या होता है? सेरेब्रल इस्कीमिया, सेरेब्रल इस्कीमिया के बाद फिर इस्कीमिया ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स हाइपरटेंशन यानी कि BP ऊपर जाता है और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट नीचे आती है। इसी ब्रेडिकार्डिया की इसी को कुशिंग्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। और इसी ब्रेडिकार्डिया की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ना, तो हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर पांचवी टेक्निक क्या है रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर की? हम उसको लेसिक्स देंगे। फ्यूरोसिमाइड ड्रग है, कमर्शियल नेम इसका लेसिक्स है, ठीक है। लेसिक्स ये भी डिक्रीज़ करती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। ये एक डायूरेटिक है, याद रखें। लेसिक्स ये डिक्रीज़ करती है सेरेब्रल एडिमा, डिक्रीज़ करती है CSF प्रोडक्शन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हाउ इट डिक्रीजेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर थ्रू डिक्रीजिंग सेरेब्रल एडिमा, डिक्रीजिंग CSF प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फ्यूरोसिमाइड भी एक जो है मेथड है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का। तो कितने मेथड्स पड़े इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का? सबसे पहले मैनिटोल, दूसरा है हमारे पास बारबिचुरेट्स, तीसरा है हमारे पास डेक्सामेथासोन यानी कि स्टेरॉइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन देते हैं, हम याद रखें, डेक्सामेथासोन देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। और उसके बाद हमारे पास है लेसिक्स यानी कि मैनिटोल, जिसको फ्यूरोसिमाइड बोलते हैं। ये लूप डायरेटिक है, ठीक है, फ्यूरोसिमाइड। ये 5 मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी जो है वो कॉज ओरिएंटेड है। रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर हम कैसे करते हैं ये मैंने बताया। अब देखें ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज कैसे करते हैं, इस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ठीक है ना। देखें, एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर सब ड्यूरल हेमाटोमा हो तो उसको हम इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है, इवैक्यूएट करते हैं। और ये इवैक्यूएट जो जनरल सर्जन नहीं करता, ये न्यूरो सर्जरी हम रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पे इसकी इवैक्यूएशन होती है। फिर मैंने क्या कहा था? फिर मैंने कहा था कि जो ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया। डीलिंग विद डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, डीलिंग विद डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल कैसे करेंगे? डिप्रेस्ड बोन इफ़ इट इज़ नॉट डीपली डिप्रेस्ड यानी कि लेस देन स्कल बोन थिकनेस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसको लीव इट अलोन। अगर वो ज़्यादा डीप नहीं है तो उसको लीव इट अलोन, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन द स्कल बोन थिकनेस है और इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद फिट्स है या फिर हेमाटोमा के साथ एसोसिएटेड है तो उसको हम एलिवेट करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे इवैक्यूएट है, जो क्लॉट बना है उसको हमने निकालना है। यहाँ पे एलिवेट है, जो बोन फ्रैक्चर हुई है ना, नीचे गई है, इसको हम ऊपर करके उस लाइन पे रखते, दोबारा बराबर करके उसको फिक्स करते हैं, उसको एलिवेट कहते हैं, ठीक है।
फिर हम कंट्रोल ऑफ फिट्स कैसे करेंगे। देखिए मैंने कॉज ओरिएंटेड वो बताई थी आपको, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज को की ट्रीटमेंट, डीलिंग विद डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, ये भी मैंने बताया। अब कंट्रोल ऑफ फिट्स, कंट्रोल ऑफ ये क्या है, ये सारी कॉज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी है, ठीक है। तो अब हम फिट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिट्स को कंट्रोल करने के लिए देखें, जो हेड इंजरी जो है इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एसोसिएटेड विद फिट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिट्स के लिए हम IV लोराज़ेपाम देते हैं, 1 mg जो है बोलस देते हैं इसका, और फिर या फिर फेनिटॉइन देते हैं या वाल्प्रोइक एसिड देते हैं फिट्स के लिए, ठीक है।